तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बारिश का मज़ा उठा रहे होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 9 का स्टार्ट करते हैं सेकेंड वीडियो। एक्चुअली वीडियो मैंने कल ही बनाया था, बट ड्यू टू सम एरर वो वीडियो क्या हो गई थी, डिलीट हो गई थी, तो इसीलिए कल आपको वीडियो नहीं मिल पाई थी एंड सॉरी फॉर दैट। तो चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द स्टोरी। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि एक गांव था, उस गांव में दो बच्चे थे। तो एक चंटू था, एक मंटू था। तो चंटू जो था वो 10 साल का था, मंटू जो था वो 15 साल का था, यानी 10 और 15 साल के बच्चे थे। तो चंटू और मंटू एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ में खेलते थे, साथ में कूदते थे, साथ में कहीं स्कूल जाते थे, ठीक है। भले ही उन दोनों अलग अलग क्लास में थे, बट साथ ही में क्या करते थे, हर जगह जाते थे, ठीक। एक बार क्या हुआ, एक बार वो ऐसे ही खेलते खेलते गांव के बाहर चले गए और गांव के बाहर एक कुआं था। कुआं बहुत ही गहरा था और उसके अंदर पानी भी क्या था, बहुत नीचे तक था। बाहर एक बाल्टी रखी हुई थी और आसपास कोई नहीं था। और वो दोनों खेलते खेलते अचानक से जो मंटू था 15 साल का जो था, वो कुएं में गिर गया। अब वो कुएं में गिर गया तो जो चंटू था जो 10 साल का था, उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, देखने लगा अगल बगल कैसे उसकी हेल्प करे। मंटू अंदर से चिल्ला रहा है जोर जोर से, बचाओ बचाओ बचाओ। अब वो बेचारा चंटू करे तो करे क्या, जो 10 साल का बच्चा था, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत भी नहीं है कि वो उसको खींच सके। लेकिन उसने कुछ नहीं सोचा, उस समय उसने कुछ नहीं सोचा और तुरंत जो उसके बगल में बाल्टी रखी हुई थी जिसके अंदर एक लंबी सी रस्सी बंधी हुई थी, उसने वो कुएं में डाल दिया। अब कुएं में डाल दिया तो मंटू उस पर बैठ गया और वो पूरी शक्ति लगा के जो चंटू है वो उसे खींचने लगा। और थोड़ी देर बाद जो मंटू है वो ऊपर भी आ गया। और ये देख के दोनों बहुत ही खुश हो गए कि जो चंटू है उसने मंटू की जान बचा ली। अब यहाँ तक तो ठीक था। अब वो सोचने लगे कि अगर हम लोग गाँव जाएंगे और गांव जाके जब लोगों को बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ, तो हम लोग को बहुत ही डांटेंगे, फटकारेंगे, मारेंगे, घर वाले मारेंगे। नहीं होता है कभी बिना बताए हम लोग घर से बाहर चले जाते हैं और लेट हो जाता है, तो घर पे मम्मी पापा वेट करते रहते हैं, तो आते हैं तो हम लोग को डांट पड़ती है या फिर मार पड़ती है, फ्लाइंग चप्पल, राइट। तो ऐसे ही कुछ उनके मन में चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो गाँव पहुँचे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब उन्होंने ये स्टोरी सभी को बताई तो सभी लोग इस पर विश्वास ही नहीं किए और करते भी कैसे, उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि जो 10 साल का बच्चा था वो 15 साल के बच्चों को कैसे खींच सकता, उसके अंदर उतनी ताकत ही नहीं है। जो एक बच्चा एक बाल्टी पानी नहीं उठा सकता था, उसने पूरे 15 साल के बच्चे को ऊपर खींच लिया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। गाँव में कोई उसका विश्वास, उन लोगों का विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन वहाँ पे एक चाचा थे, छटंकी चाचा उनका नाम था। तो हुआ क्या कि बस वही एक चाचा जो थे वो उन पे विश्वास किए। अब जब वो उन पे विश्वास करे तो सारे गांव वाले जो है, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, वो उन पे विश्वास करे तो कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। तो गांव वाले उनसे पूछे कि आप इन पे क्यों विश्वास कर रहे हैं, कैसे उसने बचाया होगा। तो वो बोले कि बता तो रहा है छोटा बच्चा 10 साल का जो है कि उसने पलटी फेंकी, उसे रस्सी से खींचा, पूरी ताकत से खींच लिया उसको बाहर, तो आप लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो। तो सभी लोग चौंक गए कि ये कैसे ऐसे हो सकता है। तो उन्होंने समझाया कि हो सकता है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब वो वहाँ पे था तो उसके अगल बगल आजू बाजू कोई नहीं था जो उसे ये बता सके कि ये तुम नहीं कर सकते हो, ये तुम नहीं कर सकते हो, ऐसा उसे बोलने वाला कोई नहीं था। और इसीलिए उसने अपनी पूरी जान से लगा के उसको खींच लिया। तो ये बच्चों, इस स्टोरी से हम लोग को ये सीख मिलती है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको अगल बगल वालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आपको बस अपने पूरा विल पावर से आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और आप वो काम ज़रूर कर सकते हैं अगर आप अपनी पूरी शक्ति लगा दें उसके अंदर।
उसमें आपका कभी ऐसा नहीं होता कि किसी का ब्रेन ज़्यादा है, किसी का ब्रेन कम है, तो मुझे कम पढ़ाई समझ में आएगी, मुझे ज़्यादा आएगी, ऐसा कभी नहीं होता है बच्चों। बस होता है क्या, फुल एफर्ट डालने की। जब तक आप फुल एफर्ट नहीं डालोगे तब तक आप कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये स्टोरी जो है ये संदीप माहेश्वरी की है जो अनस्टॉपेबल है, तो मैं वहाँ से ये स्टोरी आपको सुना रहा हूँ। तो आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आपके। तो क्लास 9th हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 9th, और हम लोग आज पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। कितने लॉज ऑफ मोशन थे आपके? 3 लॉज ऑफ मोशन थे। तो इसके पहले हम लोग ने इनर्शिया, मास क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, सब डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी इसे कहते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अगर आपसे कोई लॉ ऑफ इनर्शिया पूछे तो आपको लॉ ऑफ मोशन का ही एग्जाम्पल डेफिनेशन बताना है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, यानी लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? फर्स्ट लॉ तो क्या कहता है कि द बॉडी at rest will remain in rest, or a body in motion, a body in uniform motion। बच्चों ठीक है, ये वर्ड मत भूलना, यूनिफॉर्म मोशन will remain in motion until an external force applied on it, an external force applied on it। ठीक है बच्चों, तो ये डेफिनेशन है इसकी। इसका क्या मतलब है कि अगर बॉडी कोई रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देख सकते हो जो कैरम बोर्ड होता है, कैरम बोर्ड जो होता है उसके अंदर जो गोटियां रखी होती हैं, अगर आप स्ट्राइकर से मारते हो तो नीचे की खाली गोटी निकलती है और बाकी गोटी क्या होती है, नीचे गिर जाती है। अगर फोर्स ज़्यादा है तो, अगर फोर्स कम लगाए तो पूरी गोटी गिर जाती है, लेकिन अगर फोर्स ज़्यादा है तो क्या होगा, नीचे की गोटी निकल जाएगी और सारी गोटी नीचे ऊपर की आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो जब आप स्ट्राइकर से मारते हो यानी आप नीचे वाले गोटी पे फोर्स लगाते हो, तो वो क्या आ जाता है, स्टेट ऑफ मोशन में आ जाता है। ठीक है, उस पर फोर्स लगने की वजह से स्टेट ऑफ मोशन में आ जाता है। बट उसके ऊपर जो 10 गोटियाँ होती हैं, वो उनका जो इनर्शिया है वो क्या करती हैं, अपने मोशन को रजिस्ट करती हैं, और क्योंकि उनका मास ज़्यादा है इसीलिए वो क्या होती हैं, आगे न जाके वो क्या होती हैं, उसी जगह पे रह जाती हैं। जैसे और एक एग्जांपल है आपका, जैसे आप कारपेट लो, कारपेट पे हिट करो तो उसमें से धूल बाहर आती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो उसमें धूल है, जो डस्ट पार्टिकल है, दे आर इन रेस्ट, और उनका इनर्शिया क्या है, उसकी इनर्शिया है टू बी इन रेस्ट, राइट। जब आप कारपेट को पीटते हो, हिट करते हो, तो कारपेट क्या आ जाता है, मोशन में आ जाता है। बट जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या करते हैं, अपनी इनर्शिया की वजह से उसको रेजिस्ट करते हैं, और इसी वजह से वो डस्ट पार्टिकल क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप एक ग्लास ले लो, ग्लास खाली ग्लास रहेगा और उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दो, और कार्डबोर्ड पे 5 रुपये का सिक्का, यानी 5 रुपये या फिर 10 रुपये का सिक्का रख दो। अब जब कार्डबोर्ड को आप जोर से मारोगे, सिक्के को तो आप मार नहीं रहे हो, कार्डबोर्ड को आप जब जोर से मारोगे तो होगा क्या कि जो सिक्का है वो ग्लास में गिर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि जो सिक्का था वो रेस्ट पे था, उसकी इनर्शिया क्या है, रेस्ट पे रहने की। तो वो जब आपने कार्डबोर्ड को मोशन दिया तो वो तो मोशन में आ गया, उस पर फोर्स लग गया, लेकिन जो आपका सिक्का था वो क्या है, वो स्टेट ऑफ इनर्शिया फॉलो करेगा, और जिसकी वजह से वो क्या कर जाता है, नीचे गिर जाता है। तो बच्चों यहाँ से टाइप ऑफ इनर्शिया भी आपका क्या हो जाता है, 2 टाइप के हो जाते हैं। टाइप ऑफ इनर्शिया, एक आपका हो जाएगा इनर्शिया, एक हो जाएगा इनर्शिया
एट रेस्ट, इनर्शिया एट रेस्ट, और एक हो जाता है इनर्शिया एट मोशन, इनर्शिया एट मोशन। यानी जो रेस्ट पे है उसका क्या इनर्शिया है कि वो रेस्ट पे ही रहेगा, जो मोशन में है उसकी क्या इनर्शिया कि वो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ इनर्शियास। तो कितने टाइप ऑफ इनर्शिया है आपके? दो टाइप के, एक फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा रेस्ट का, और एक क्या हो जाएगा मोशन का। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपका क्या था, सारे एग्जाम्पल जो मैंने बताया वो स्टेट ऑफ रेस्ट के थे। आपका जो सिक्का था रेस्ट पे था, स्टेट ऑफ रेस्ट का, जो आपके गोटी थी वो भी रेस्ट पे थी, राइट, जो आपके डस्ट पार्टिकल थे वो भी रेस्ट पे थे। स्टेट ऑफ मोशन का, स्टेट ऑफ स्पीड का कौन सा एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ स्पीड का। जैसे आप मान लो बस में जा रहे हो, बस में जैसे ही बस स्टार्ट होती है आपको पीछे की तरफ क्या लगता है? फोर्स लगता है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आपका जो बॉडी, आपकी जो बॉडी है वो क्या है? रेस्ट पे है, बस भी रेस्ट में है। बट ड्यू टू जैसे ही बस आगे जाती है, इंजन चलता है, इंजन की वजह से उस पर फोर्स लगता है, तो बस तो आगे जाती है, लेकिन आपकी बॉडी रेस्ट पे रहना चाहती है, इसलिए आप पे क्या करता है? पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया एट रेस्ट का। अब मान लो कि जो बस है वो कांस्टेंट स्पीड में मूव करने लगी 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, अब आपकी बॉडी का भी जो स्पीड है वो कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई करता है, बस तो रुक जाती है क्योंकि टायर पे ब्रेक लग गया, टायर रुक गए तो बस तो रुक गए, लेकिन आपकी बॉडी क्या है? आपकी बॉडी चाहती है कि वो मोशन में ही रहे, और इसी वजह से आप देखते हो कि जब बस रुकती है तो आपको क्या करता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, राइट। तो वो क्यों होता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि आपके बॉडी की इनर्शिया क्या है? मोशन में रहने की है। ठीक है, तो जो बॉडी आपका रेस्ट पे है तो उसकी इनर्शिया क्या होती है? रेस्ट पे रहने की। जो बॉडी मोशन में है उसकी इनर्शिया क्या होती है? मोशन में रहने की, राइट। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों फर्स्ट लॉ क्या बता रहा है? फर्स्ट लॉ सिर्फ आपको बताता है कि फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, बस उसी के बारे में ये बताता है। वो कितना फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट करना नहीं सिखाता है ये। तो वो सीखने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मोमेंटम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन में। तो देखो बच्चों, जब भी इक्वेशन आए तो हमेशा उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा? इक्वल का साइन होगा। और लॉज ऑफ मोशन में क्या है? आपके स्टेटमेंट है, लॉज है, रूल्स है, राइट। सो ऐसे आप उसको याद रख सकते हो। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को और क्या बोलते हैं हम लोग? लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम या फिर चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। यानी यहां से हम लोग को डेफिनेशन भी मिली फोर्स की और उसका मैग्नीट्यूड भी मिला। जो मोमेंटम होता है बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग मोमेंटम को पहले पढ़ना पड़ेगा। इसके पहले ही हम लोग वेलोसिटी सर और स्पीड समझ में नहीं आ रही थी और एक टर्म आ गया मोमेंटम। तो आओ बच्चों समझते हैं इसको, मोमेंटम को क्या आता है। तो मोमेंटम बहुत आसान चीज़ है बच्चों। इसको डिनोट करते हैं हम लोग पी से, पी से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई पी। तो मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ बच्चों जो फिजिक्स होता है उसके अंदर हम लोग मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट से बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। स्पीड बोलोगे तो बच्चों गलत हो जाएगा। क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। आई होप कि बच्चों आपको स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पता है।
ठीक है, अगर पता है तो आप इसको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए आप मुझे। मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम एंड इट इज डिनोटेड बाय P। तो P बराबर क्या हो जाए बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन किसका किसका, मास और वेलोसिटी का। तो बच्चों अगर वेलोसिटी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मास आपकी स्केलर है, तो देखो ये स्केलर हो गया और ये इनटू क्या हो रहा है, वेक्टर। तो बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी स्केलर और वेक्टर का इनटू होगा हमेशा क्या आएगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो P क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। P इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी बच्चों, क्योंकि वेक्टर का डेफिनेशन ही क्या होता है, विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज वेलोसिटी। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों, मोमेंटम भी एक्ट करेगा। राइट, आई होप कि आपको मोमेंटम समझ में आ गया। अगर यूनिट की बात करें मोमेंटम की, जैसा यूनिट जो होती है ऑफ मोमेंटम, तो यूनिट निकालना बहुत आसान होता है बच्चों। जैसे यूनिट ऑफ इसका निकालना है तो यूनिट ऑफ मास लिख लो, यूनिट ऑफ वेलोसिटी लिख लो। यूनिट ऑफ मास क्या होता है बच्चों, kg, और यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी जो सेकेंड लॉ है इसी को डिराइव करते हैं कि जो सेकेंड लॉ है तो उससे फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी। तो बच्चों मैं रफ कर दे रहा हूँ, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। देखिए बच्चों, फेयर कॉपी ज़रूर बनाइए, क्योंकि जो अपनी फेयर कॉपी होती है उससे आप ज़्यादा समझ सकते हो। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम टाइम में भी क्या करती है, वो हेल्प करती है। राइट, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। मोमेंटम आपको समझ में आ गया बच्चों। तो अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे मान लो ये कोई मास, कोई बॉडी है और इसका जो मास है 2 kg है और इसका जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या बच्चों आप इसका मोमेंटम कैलकुलेट करके बता सकते हो मुझे? वेरी गुड, बताओ। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 2, वेलोसिटी कितना है 5, तो कितना आ गया 10। यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। राइट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। अगर बच्चों मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मोमेंटम जो है वो 50 kg मीटर पर सेकेंड है और उसका जो मास है वो 50 kg है। ठीक है बच्चों, तो आपको बताना है कि उसकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। बताओ बच्चों क्या हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, ये बहुत इजी है, इस वाले फॉर्मूले पे रख देना, P इज इक्वल टू mv। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन m, तो इसका आंसर आ जाएगा। राइट, चलो इसको सॉल्व कर लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग चलते हैं और सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो फोर्स बराबर क्या होता है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा से हम लोग डिनोट करते हैं चेंज को। ठीक है, डेल्टा जहाँ पे भी लगा है इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंज किस में हो रहा है, इसमें P में। P मतलब मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम यानी हमेशा चेंज क्या होता है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या हो जाएगा P2, इनिशियल क्या हो जाएगा P1 अपॉन डेल्टा T क्या हो जाएगा बच्चों, T2 माइनस T1। तो बच्चों जैसे टाइम डिफरेंस क्या होता है, कभी कभी आपको टाइम एग्जैक्ट टाइम देता है कि 10:05 पे जो हमारी गाड़ी थी यहाँ पे थी, अब 10:10 पे जो गाड़ी यहाँ पे, तो डिफरेंस कितना हुआ 5 मिनट का। या फिर कभी कभी डायरेक्ट आपको टाइम देता है कि जो गाड़ी है आपकी वो 5 मिनट्स के लिए चली है, तो डायरेक्ट आप इसको डिफरेंस लिख सकते हो 5 मिनट। ठीक है, अब P2 क्या होता है बच्चों, P2 आपका फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम लोग V से।
इनिशियल मोमेंटम क्या होता है बच्चों, m1 इंटू यू, इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि अगर बॉडी सेम है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसका मास भी क्या होगा बच्चों, सेम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको mv लिख सकते हैं और इसको भी क्या लिख सकते हैं, mu। v नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ये इनिशियल है, इनिशियल स्पीड लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे। ये फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम है तो फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, फोर्स बराबर रख लो यहाँ पे, P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, mv माइनस mu अपॉन, मान लेते हैं जो टाइम डिफरेंस है वो क्या है, t है। ठीक है, यानी जो मोमेंटम चेंज हुआ है उसको कितना टाइम लगा, t लगा। तो यहाँ से अगर मास अगर आप लोग कॉमन ले लोगे बच्चों तो क्या बचेगा, v माइनस यू अपॉन टी। हाँ सर, अब कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ से जो ये v माइनस यू अपॉन टी है बच्चों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो है v माइनस यू अपॉन टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन। भूल गए एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी अपॉन टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, फादर इज इक्वल्स टू मदर, है ना, एफ इज इक्वल्स टू फादर इज इक्वल्स टू माँ, फोर्स इज इक्वल्स टू मदर। ठीक है, याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत आसान है। एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर किसी बॉडी पे आपको फोर्स पता है तो आप उससे क्या निकाल सकते हो, फोर्स अगर पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों। अगर यूनिट ऑफ फोर्स की बात करें, यहाँ से यूनिट ऑफ फोर्स की बात करें तो यूनिट ऑफ मास क्या होता है बच्चों, kg, और यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यूनिट है, या तो इसको याद रखिए या तो इसको याद रखिए। न्यूटन, न्यूटन भी क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स है, क्योंकि जो फोर्स के बारे में बताया था वो किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। सो इसी वजह से उसका जो यूनिट पड़ा न्यूटन पड़ गया। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं रफ करने जा रहा हूँ। तो बच्चों कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको सही सॉल्व करेंगे। देखिए, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये बॉडी है आपका, ये बॉडी कोई रेस्ट है आपकी, इसका मास m है, राइट। अब अभी क्या है, ये रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे है तो इसकी स्पीड क्या होगी, u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रेस्ट पे है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगा, 0। अगर ये रेस्ट पे है तो इस पे इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, 0 m v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से t जाके यहाँ 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, m v माइनस यू इक्वल टू 0। m भी जाके वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, और वो भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, v इज इक्वल्स टू यू। अब u कितना था बच्चों, 0 था, तो v भी क्या होगा, 0। यानी अगर इनिशियल स्पीड 0 है तो फाइनल स्पीड भी 0 होगी। कब, जब फोर्स क्या होगा, 0। यानी जब बॉडी कोई रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कि कोई फोर्स न लगा है। पहला ये स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट एक्सप्लेन हो गया। अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो मान लेते हैं कि बॉडी जो है वो अब क्या कर रही है, चेंज हुई, इसकी इनिशियल स्पीड u थी, फाइनल स्पीड क्या हो गई, v हो गई, ठीक है, फाइनल स्पीड क्या हो गई, v हो गई। अब इसका जो टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, वो मान लेते हैं क्या लगा, t लगा, राइट। तो यहाँ से आपको पता है फोर्स बराबर क्या होता है, m v माइनस यू अपॉन टी। तो अगर फोर्स 0 हो जाए बच्चों, लेट सपोज कर लो कि f क्या है, 0 है, तो अगर f 0 हो जाएगा बच्चों तो t भी 0 हो जाएगा, मास भी नीचे जाके उसका क्या हो जाएगा, डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो v बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, u, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो गई, फाइनल वेलोसिटी के। कब, जब फोर्स बराबर क्या होगा, 0,
ठीक है। इसका मतलब क्या है, अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो इससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर से देखो, फोर्स बराबर एम वी माइनस यू अपॉन टी होता है, राइट। अगर फोर्स हम लोग जीरो कर दें, मान लेते हैं फोर्स जीरो है, जब फोर्स जीरो होगा तो क्या होगा, v माइनस यू बराबर जीरो हो जाएगा, v माइनस यू बराबर जीरो होगा तो v बराबर यू आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, v बराबर यू का मतलब यह है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, सेम हो गई, यानी वो यूनिफॉर्म मोशन में है, राइट। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, कब यूनिफॉर्म मोशन में आएगी, जब फोर्स क्या लगेगा बच्चों, जीरो लगेगा। या फिर इसका उल्टा भी है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो फोर्स क्या लगेगा बच्चों, जीरो। देखो यूनिफॉर्म मोशन मतलब फाइनल और इनिशियल सेम हो जाएगा, और सेम हो जाएगा तो v माइनस यू आपका जीरो आ जाएगा, इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट लॉ को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। मैं रफ करते जा रहा हूँ। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है बच्चों, बहुत आसान है और आपको बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन आप देखो बच्चों, कहानी के अकॉर्डिंग अगर आप जज्बा रखो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रांग रखो, कोरोना वायरस को भी आप हरा सकते हो, कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन आप चाहोगे तब, ठीक है, ओके। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, और किस नाम से जानते हैं बच्चों, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से ही बच्चों इसको जानते हैं। तो एग्जाम में आपको जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऐसे भी पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया एक्सप्लेन करिए, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन एक्सप्लेन करिए, लॉ ऑफ मोमेंटम एक्सप्लेन करिए। तो उस तरीके से आपको वो भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। चले, तो थर्ड लॉ क्या है, स्टेटमेंट इसका हम लोग देख लेते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, बहुत ईजी है। अब इसका क्या मतलब है कि जब भी आप कोई एक्शन देते हो किसी चीज़ पे तो उसका रिएक्शन ज़रूर मिलता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने गुब्बारा फुलाया और गुब्बारे को छोड़ दिया, तो जब गुब्बारे को छोड़ते हो आप लोग तो नीचे से हवा निकलती है, लेकिन गुब्बारा कहाँ जाता है, ऊपर। तो नीचे फोर्स लगा और ऊपर की डायरेक्शन में वो मूव किया, क्यों, क्योंकि जब नीचे फोर्स लग रहा है तो वो बॉडी ऊपर जा रही है, क्योंकि वो जितना एक्शन नीचे करेगा नीचे वाला भी उतना ही क्या करेगा, ऊपर की तरफ डायरेक्शन में आपको लगाएगा, ठीक है। जैसे आपने कोई टेबल है, उस टेबल पे क्या कर दिया है, आपने बुक रख दिया है, ठीक है। अब बुक रखा है तो ये बुक पे क्या हो रहा है, अगर आप इसका एफबीडी बनाओगे तो ये बुक नीचे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि बच्चों इसका वेट तो नीचे एक्ट कर रहा है, बट इस वेट को संभाले हुए कौन है, ये नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल नहीं होता इस वेट को संभाल पाता क्या, तो आंसर है नो, ठीक है। तो ये नॉर्मल और वेट क्या है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर है आपका, राइट। जैसे आपका ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ मूव करते हो, आगे की तरफ बेंड हो जाते हो, ये भी क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। जैसे गन आप चलाते हो, गन चलाए, ठीक है, तो गन चलाते हो तो जो कंधा है आपका वो पीछे चला जाता है, या तो गन पीछे चली जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो गोली तो आगे गई तो आपका गन पीछे क्यों आया, क्योंकि बच्चों सेम आपका क्या करता है, जितना आगे की तरफ फोर्स लगेगा उतना ही पीछे की तरफ भी फोर्स लगता है। तो आप बोलोगे सर गोली तो इतनी स्पीड से जाती है और बंदूक कम स्पीड से जाती है, तो बच्चों ये डिपेंड करता है उसका मास, गोली की मास क्या है, कम है, इसलिए उसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, मास कम स्पीड ज़्यादा, क्योंकि बंदूक का मास ज़्यादा होता है इसलिए उसकी स्पीड कम होती है, राइट। तो जैसे आप और एक एग्जांपल है, जैसे नाव पे आप चढ़ो, नाव से जब आप उतरते हो तो आप क्या करते हो, जब जैसे बाहर की तरफ जंप करते हो तो नाव क्या होती है, पीछे की तरफ मूव करती है। जैसे आप चलते समय क्या करते हो, चलते समय आप आगे जाते हो तो आप क्या करते हो, ज़मीन को पीछे की पुश करते हो, तो ज़मीन पीछे पुश करते हो तो इसीलिए आप आगे की तरफ जाते हो। तो ये सारे एग्जाम्पल है किसके, एक्शन रिएक्शन पेयर के। एक्शन रिएक्शन पेयर में क्या होता है बच्चों, जो फोर्स होता है, पहला फोर्स और दूसरा फोर्स दोनों सेम होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं।
अपोजिट कैसे फिजिक्स में दिखाते हैं हम लोग, नेगेटिव साइन से। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो दोनों फोर्स है वो कैसे है, अपोजिट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक ज़रूर करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर ये सब्सक्राइब बढ़ते जाएंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।